Hello students, today we are going to discuss statistical thermodynamics. तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं statistical thermodynamics हमारे पास क्या है. ओके, statistical thermodynamics, the branch of science which connect microscopic and macroscopic particle study. ओके, इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है कि वो ब्रांच जो माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की स्टडी को कनेक्ट करती है. वो कैसे? देखिए बच्चों, इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल, जैसे बच्चों हम बात करते हैं एक क्लासिकल मैकेनिक्स की, ओके, और एक हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की. ओके, अब बच्चों क्लासिकल मैकेनिक्स में हम क्या बात करते हैं? एज अ होल बात करते हैं. मतलब हमारे पास एक सिस्टम होता है और हम, ठीक है, इसके लिए, इस पूरे सिस्टम के लिए हम क्या करते हैं? बात करते हैं. जबकि क्वांटम के केस में हम एटॉमिक लेवल पर बात करते हैं. ठीक है, तो वो ही डिफरेंस है यहाँ पर कि यहाँ पर ये क्या होगा? एक एटॉमिक लेवल, मतलब वो क्या होगा? एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. और क्लासिकल में हम पूरे सिस्टम के लिए बात करते हैं, वो क्या होगा बच्चों? हमारे लिए एक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की स्टडी, मैक्रोस्कोपिक. अब इस चीज को, ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों, ठीक है, कि जैसे हमारे पास जितना डिफरेंस हमारे पास 1 मोल, ठीक है, और 1 मॉलिक्यूल में होता है, ठीक है, उतना ही डिफरेंस क्या है हमारे पास? एक मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक में. ठीक है, तो सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक जो वर्ड है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. ठीक है, तो यहाँ पर जो मोल होगा बच्चों, मोल किसकी तरह काम करेगा? एक तरीके से ये क्या है? एक मैक्रो. ठीक है, और यहाँ पर मॉलिक्यूल किसकी तरह वर्क करेगा बच्चों? हमारे पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की तरह. ठीक है, अब इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, उससे हम ये चीज समझेंगे कि जो, ठीक है, हमारे पास स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स है वो माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक स्टडी को कैसे कनेक्ट करती है. ओके, अब यहाँ पर हमारे पास बच्चों, हमने सपोज किया हमारे पास एक ये क्या है? एक कंटेनर है, इसमें हमारे पास 2 लीटर वाटर है. ये हमारे पास क्या है बच्चों? इसमें 2 लीटर वाटर. ओके, अब बच्चों 2 लीटर वाटर का मतलब है कि इसके अंदर बहुत सारे इसके क्या है? वाटर के ऐसे मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारे क्या है? ऐसे मॉलिक्यूल्स है. ठीक है, अगर मैं क्या करूं, मैंने क्या किया, इसमें से अगर मैंने सपोज करो इस मॉलिक्यूल को बाहर ले लिया, इस मॉलिक्यूल को इंडिविजुअली इससे बाहर ले लिया. ठीक है, अब वाटर मॉलिक्यूल कैसा होता है? इस तरीके से. ठीक है, वाटर H2O, यहाँ पर क्या होते हैं? इसके 2 लोन पेयर्स होते हैं. ठीक है, अब बच्चों देखो, अगर हम ये कहेंगे कि इस पूरे सिस्टम की, ठीक है, एंट्रोपी S है, एंथैल्पी H है, इसका कोई प्रेशर है. ठीक है, तो ये सभी बच्चों जो एंट्रोपी है वो किसकी है? इस पूरे सिस्टम की एंट्रोपी है. मतलब जो ये एंट्रोपी है या ये एंथैल्पी है या ये प्रेशर है, तो ये क्या है? ये सारे पार्टिकल्स की वजह से, मतलब यहाँ पर सारे मॉलिक्यूल्स की वजह से है. हम ये नहीं बोल रहे कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की वजह से है. मतलब ये कैसी प्रॉपर्टीज हुई बच्चों? एंट्रोपी, एंथैल्पी, प्रेशर, ये सभी कैसी प्रॉपर्टी हुई बच्चों? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हुई. ओके, ये सभी किसके एग्जांपल हुए? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के. ठीक है, अब आपको क्लियर है कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी हम कैसे बोल रहे हैं. अब समझते हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होंगी. ठीक है, अब देखो बच्चों, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, जैसे हमने एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल लिया, ये हमारे पास एक सिंगल मॉलिक्यूल है, और इस सिंगल मॉलिक्यूल के लिए फॉर एग्जांपल मैं ये बोलती हूँ कि आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द, ठीक है, दिस लोन पेयर. तो जैसे आयनाइजेशन एनर्जी होगी बच्चों, या फिर हमें सपोज करो इस बॉन्ड को क्लीव करना है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी. कौन सी एनर्जी बच्चों? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. ठीक है, अब जो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, ये क्या है? ये कैसी प्रॉपर्टी है?
ये सिर्फ इस इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है। तो बच्चों ये प्रॉपर्टीज हमारे पास कैसी प्रॉपर्टीज हो गई, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। कैसी प्रॉपर्टीज हो गई, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ओके, अब स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स क्या करता है, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स इन मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की स्टडी को क्या करता है, कनेक्ट करता है। वो कैसे कनेक्ट करता है, ठीक है, आप ये चीज समझते हैं। सपोज करो बच्चों हमने ये मान लिया कि जो हमारे पास ये कंटेनर है ना, इसमें हमारे पास क्या है बच्चों, 1000 मॉलिक्यूल्स है। देखो होंगे नहीं 1000 मॉलिक्यूल्स, होंगे तो बहुत ज्यादा होंगे ना भाई, ठीक है, मोल कांसेप्ट के अकॉर्डिंग हम स्टडी करते हैं, बट हमने अज्यूम कर लिया कि यहाँ पर हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स है, 1000 मॉलिक्यूल्स है। ओके, अब बच्चों इस केस में हमने क्या किया, हम फाइंड आउट करना चाहते हैं इसकी एंट्रोपी, ठीक है, कि हम भाई इस सिस्टम के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंट्रोपी को। तो हम कैसे करेंगे, सपोज करो हमने पहले एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की एंट्रोपी निकाल ली, वो क्या आ गई, S1 आ गई। ऐसे ही बच्चों फिर हमने सेकंड मॉलिक्यूल के लिए फाइंड आउट किया, वो S2 आ गई, फिर S3 आ गई, फिर S4 आ गई। ऐसे ऐसे हमारे पास हमने फॉर एग्जांपल 1000 पार्टिकल्स के लिए एंट्रोपी को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी, इस पूरे सिस्टम की एंट्रोपी बच्चों इनका क्या हो जाएगी, एक तरीके से हम इनका एवरेज ले लेंगे, ठीक है, क्या ले लेंगे बच्चों, एवरेज ले लेंगे, ठीक है। अब हम ये नहीं कहते कि भाई जब हम इसका एवरेज लेते हैं तो उसकी वैल्यू एग्जैक्ट क्या आ जाती है, एग्जैक्ट आपके पास क्या आ जाएगी कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल वाली आ जाएगी, उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, उसके सिमिलर होते हैं, उसके नियर क्लोज होते हैं, हम ये चीज बोलते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या कर रहे हैं कि एक माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की स्टडी को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। ओके, तो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स में बच्चों हम क्या स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की स्टडी को ये क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। अब बच्चों ये कनेक्ट कैसे करता है, ठीक है, अब ये बात करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो इस चैप्टर में ना, ठीक है, आपने यूजुअली आपने कई ऐसे क्वेश्चंस भी किए होंगे, ठीक है, जो थर्मोडायनामिक्स में हम स्टडी करते हैं रेसिडुअल एंट्रोपी से रिलेटेड, ठीक है। आप ये कहते हो कि हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, आपने कभी देखा भी होगा, S इज इक्वल टू KB इंटू ln ऑफ W, ठीक है, जहां पर हमारे पास K क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। इस चीज को बच्चों एक बार और हम स्टडी करते हैं, ठीक है, इसका रीकैप हम थोड़ा सा करते हैं, बिकॉज इस पूरे चैप्टर में स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स में ये W क्या है, ठीक है, ये हमें रिक्वायर्ड होगा, तो इसलिए हम इस चीज को एक बार थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं। तो बच्चों देखो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, ठीक है, इसमें हम बोलते हैं फॉर अ प्योर एंड perfectly crystalline solid the entropy is considered to be 0 at 0 Kelvin. Okay, हम क्या बोलते हैं, for a pure and perfectly crystalline solids the entropy of system, the entropy is 0 at 0 Kelvin. ओके, 0 Kelvin, और 0 Kelvin क्या होता है बच्चों, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, हम यही कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास देखो 0 Kelvin पे हमने मान लिया कि एंट्रोपी 0 होती है, किसके लिए, प्योर एंड परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। ओके, बट बच्चों हमारे पास जो एंट्रोपी होती है, ठीक है, वो 2 टाइप की होती है, ठीक है, एंट्रोपी हमारे पास क्या होती है, 2 टाइप्स की। वन इज थर्मल एंट्रोपी एंड अनदर वन इज रेसिडुअल एंट्रोपी। ओके, अब बच्चों थर्मल एंट्रोपी एंड रेसिडुअल एंट्रोपी। थर्मल एंट्रोपी होती है ड्यू टू टेम्परेचर। अब देखो अगर हमने टेम्परेचर 0 कर दिया तो एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, एंट्रोपी क्या हो जाएगी, 0। बट ये कौन सी एंट्रोपी होगी बच्चों, थर्मल एंट्रोपी 0 होती है कितने टेम्परेचर पर, 0 केल्विन पर, ठीक है, तो 0 केल्विन पर। बट जो
रेजिडुअल एंट्रोपी है बच्चों ये जीरो नहीं होती, ठीक है, क्यों, ठीक है, बिकॉज रेजिडुअल एंट्रोपी जो होती है बच्चों वो होती है ड्यू टू ओरिएंटेशन, ड्यू टू ओरिएंटेशन, ठीक है, ओरिएंटेशन की वजह से। अब यहाँ पे तो टेम्परेचर क्या हुआ, टेम्परेचर जीरो किया है हमने, अगर टेम्परेचर जीरो है तो बच्चों थर्मल एंट्रोपी जीरो होगी, रेजिडुअल एंट्रोपी जीरो नहीं होगी, ठीक है। और उससे से रिलेटेड हमारे एग्जाम में कई क्वेश्चंस आते हैं, आपने ये फॉर्मूला देखा भी होगा, S इज इक्वल टू K इंटू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ W एंड W इज हियर ओरिएंटेशन, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन, ठीक है। तो चलो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड में सभी को पता है कार्बन का साइज क्या है बच्चों, स्मॉल है, ऑक्सीजन का कार्बन का साइज क्या है, लार्ज है, और ऑक्सीजन का साइज क्या है बच्चों, स्मॉल। तो देखो इस मॉलिक्यूल को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस मॉलिक्यूल को हम ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना भाई, ठीक है, ये हमारा कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन। तो देखो इस मॉलिक्यूल की कितनी पॉसिबल ओरिएंटेशन है बच्चों, 2 पॉसिबल ओरिएंटेशन है। इट मींस यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हमारे पास W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अगर W की वैल्यू 2 आ गई तो हमारे पास रेजिडुअल एंट्रोपी कितनी आ जाएगी बच्चों, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट L नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रेजिडुअल एंट्रोपी का इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में समझा है, अभी तो हम किसी और मॉलिक्यूल्स के केस में भी हम क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से बच्चों ओरिएंटेशन को देखकर, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन को देखकर हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, रेजिडुअल एंट्रोपी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बच्चों मैंने आपको इसलिए पहले बताया है क्योंकि यहाँ पर, ठीक है, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स में हम, ठीक है, हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, W, ठीक है, W दैट इज नंबर ऑफ ओरिएंटेशन, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बच्चों हाउ वी कैन कैलकुलेट W फॉर इन डिफरेंट कंडीशंस, ओके ओके बच्चों, ठीक है, आई थिंक सो आपको ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। अब बच्चों हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ W, ठीक है। अब ये W क्या है बच्चों, ठीक है, हमारे पास ये W आपको भी पता चल गया है कि ये क्या है, हमारे पास ओरिएंटेशन है, ठीक है। तो W इज माइक्रोस्टेट्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है, माइक्रोस्टेट्स भी बोलते हैं, ओरिएंटेशन भी बोलते हैं, ओरिएंटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास तो ये क्या हो जाएंगे, माइक्रोस्टेट्स हो गई, ओरिएंटेशन हो गए, ठीक है। तो ये हमें क्या आने चाहिए बच्चों, कैलकुलेट करने आने चाहिए डिफरेंट कंडीशन, ठीक है। अब इसको स्टडी करने के लिए हमारे पास 2 टाइप्स के पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, एक होते हैं डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, एंड अनदर वन इज इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, ठीक है। आई थिंक सो ये टर्म आपको क्लियर होगी, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है भाई। डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स क्या होंगे बच्चों, ठीक है भाई, जिनको हम क्लियरली, मतलब जिसको डिस्टिंक्ट, मतलब सपोज करो आपके पास इस तरीके से पार्टिकल एक रेड कलर का है, एक ब्लैक कलर का है, एक बॉल्स है, मतलब ठीक है, एक रेड बॉल है, एक व्हाइट बॉल है, एक ब्लैक बॉल है। यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जैसे कि एक ये पार्टिकल हो गया बच्चों, ठीक है, एक हमारे पास ये पार्टिकल हो गया, एक ऐसे स्क्वायर की शेप का हो गया, एक ऐसे ट्रायंगल की शेप का हो गया, ठीक है। तो ये सारे पार्टिकल्स क्या है यहाँ पर, डिस्टिंग्विशेबल। बट हमारे पास इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स क्या होते हैं कि सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है बच्चों, सेम है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे फर्स्ट केस, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ W फॉर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, राइट, ठीक है। तो बच्चों हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ से डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल से, ठीक है। अब बच्चों डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल में हमें W की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, हमें नंबर ऑफ ओरिएंटेशन को फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर क्या होगी। तो सबसे पहला केस हमारे पास आता है, ठीक है, व्हेन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। फर्स्ट केस क्या है, व्हेन नो रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी ये नो रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है, कि मतलब यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, कंडीशंस कैसे गिवन होंगी बच्चों, इस तरीके से कि लेट अस सपोज हमारे पास कितने स्टेट्स हैं, 3।
स्टेट्स को मैंने रिप्रेजेंट किया है m से। m इज नंबर ऑफ स्टेट्स हियर, ओके, एंड n इज 2 and what is n here? n is number of particles here, okay, ठीक है। अब हमें इसके लिए क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन। यहाँ पर मैंने पहले फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पर मैंने स्मॉलर नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिए कि सिर्फ 2 पार्टिकल्स लिए ताकि हमें समझने में थोड़ा सा इजी हो, ठीक है। फिर उसके लिए हम यहाँ पर 10 भी हो सकता है, यहाँ पर 20 भी हो सकता है, ठीक है, कितने भी पार्टिकल्स यहाँ पर हो सकते हैं। उसके लिए मैं आपको जनरल फॉर्मूला यहाँ से बता दूंगी, ओके। अब बच्चों जब यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन का मतलब है बच्चों कि हमारे पास कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमें एक एनर्जी लेवल में एक पार्टिकल फिल करना है या एक पार्टिकल हमारे पास एक एनर्जी लेवल में दोनों पार्टिकल आएंगे, मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं है। तो बच्चों हमारे पास कितने पॉसिबल केस बन सकते हैं, देखिए हमारे पास बच्चों ये 3 ऐसे लेवल्स हैं, ओके। तो देखो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, हो सकता है कि हमारे पास दोनों पार्टिकल, एक पार्टिकल में ऐसा ले रही हूँ बच्चों और एक पार्टिकल ऐसे, ठीक है, विद लाइनिंग मैं यहाँ पर कंसीडर कर रही हूँ लाइक दिस। हो सकता है दोनों पार्टिकल फर्स्ट लेवल में हो सकता है दोनों पार्टिकल बच्चों सेकेंड लेवल में हो सकता है बच्चों दोनों पार्टिकल थर्ड लेवल में हो। ऐसे भी तो हो सकता है कि एक पार्टिकल फर्स्ट में और एक पार्टिकल सेकेंड में, ओके। ऐसा भी हो सकता है कि अब जैसे ये वाला पार्टिकल, क्योंकि भी डिस्टिंग्विशेबल है ना, ठीक है, जो ये ब्लैक वाला ये वाला पार्टिकल है ये यहाँ पर फर्स्ट लेवल में हो और ये वाला किसमें हो, सेकेंड लेवल में हो। ऐसा भी हो सकता है एक पार्टिकल हमारा फर्स्ट लेवल में और एक पार्टिकल हमारा थर्ड लेवल में। नेक्स्ट इसका अपोजिट बना दो, ठीक है, यहाँ पर लाइक दिस। ऐसा भी हो सकता है एक सेकेंड में हो और एक थर्ड में हो। एक ऐसा पार्टिकल हो सकता है कि हमारे पास एक यहाँ पर सेकंड में और इस तरीके से इसका अपोजिट ये थर्ड, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास कितने केसेस बन गए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितने बन गए हैं, 9। इट मींस यहाँ पर हमारे पास W की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 9, ओके। तो मतलब यहाँ पर पॉसिबल ओरिएंटेशन की वैल्यू कितनी है, 9। बट देखो अब ये तो हमारे पास सिर्फ 2 पार्टिकल्स थे बच्चों, हमारे पास क्या थे, 2 पार्टिकल्स। अगर हमारे पास मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स तो क्या है, 3 है एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है बच्चों, 10 है। मैंने आपको ये दे दिया, हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, 10। क्या अब हम इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करके हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ओरिएंटेशन बनेगी, ठीक है। और अगर कर भी ले, देखो इस केस में भी हमने यहाँ पर इतनी ओरिएंटेशन ड्रॉ की है तो क्या हुआ, टाइम कंज्यूम हुआ, ठीक है, बट एग्जाम में तो इतना टाइम नहीं होगा। तो इसके लिए बच्चों हमारे पास क्या है, एक जनरल फॉर्मूला बनता है, वो क्या होगा बच्चों, W इज इक्वल टू m की पावर n। W इज इक्वल टू m की पावर n, ठीक है। देखो बच्चों इस केस में देखो हमारे पास m की वैल्यू कितनी थी, 3, n की वैल्यू कितनी थी, 2, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो अगर मैं यहाँ पर 3 की पावर 2 कर दूं इस केस के लिए तो मेरा आंसर क्या आएगा, 9 नहीं आएगा, 9 आएगा ना, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों कि यहाँ पर m इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 3 की पावर 10, ठीक है। इस केस में हमारे पास W की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3 रेज टू पावर 10, ओके, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट केस हुआ, व्हेन नो रिस्ट्रिक्शन इज गिवन, ठीक है, नो रिस्ट्रिक्शन इज देयर, देन वी कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ पॉसिबल वेज और नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन बाय दिस फॉर्मूला W इज इक्वल टू m की पावर n, ओके बच्चों। आई थिंक सो आपको ये फर्स्ट केस क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन सेकेंड केस, ओके। अब बच्चों सेकेंड केस में क्या होगी, सेकेंड केस में होगा कोई, सेकेंड केस में होगी कोई रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। सेकेंड केस में हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन होगी और फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। अब देखो सेकेंड हमारे पास क्या आता है, व्हेन एनी रिस्ट्रिक्शन इज गिवन, ओके। अब बच्चों रिस्ट्रिक्शन गिवन कैसे होगी, ठीक है। इस केस में देखो अगर हमें रिस्ट्रिक्शन ये गिवन है, इफ one particle
can occupy only one state. One particle can occupy one state. Okay. अब कैसे? हमारे पास अगेन हम कंसीडर करते हैं नंबर ऑफ स्टेट्स आर 3 एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर 2. ओके. अब हम पॉसिबल केस बनाते हैं कि यहाँ पर कितने पॉसिबल केसेस बनेंगे बच्चों. ठीक है. अगेन हमारे पास क्या है? ऐसे 3 क्या है हमारे पास? स्टेट्स है. और नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास क्या है बच्चों? 2 है. पर अब हमारे पास ये कंडीशन है सिर्फ कि एक स्टेट में कितने पार्टिकल आ सकते हैं? सिर्फ एक ही पार्टिकल आ सकता है. ठीक है. इस तरीके से बना दे बच्चों. ठीक है. यहाँ पर अब एक इसका अपोजिट बन सकता है. एग्जैक्टली बिल्कुल सेम. ऐसे ही बच्चों हमारे पास क्या बन सकता है? एक यहाँ पर सेकंड में और एक थर्ड में. एक इसका अपोजिट बन जाएगा बच्चों. ठीक है. बिल्कुल सेम पैटर्न पर जैसे हमने पहले ड्रॉ किया था. पर इसमें सिर्फ वो केसेस नहीं आएंगे जब हमने एक लेवल पर दोनों ही एटम को यहाँ पर रख लिया था, दोनों ही पार्टिकल्स को रख लिया था. ओके. अब हमारे पास कौन सा केस रह गया बच्चों? एक फर्स्ट एंड सेकंड. राइट. अब यहाँ पर एक अपोजिट केस बन जाएगा बच्चों लाइक दिस. ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन कितनी आ गई बच्चों? 6. यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या हो गई? 6. ठीक है. अब अगेन अगर हमारे पास कुछ ऐसा ही गिवन हो कि भाई यहाँ पर क्या है? m is equal to 3 and n is equal to 10 here. ठीक है. देन फाइंड आउट नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन. ठीक है. बट बच्चों यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन इंपोज होगी. ठीक है. रिस्ट्रिक्शन कैसी होगी? वो ये कहेगा आपको कि ओनली वन पार्टिकल कैन ऑक्यूपाई वन स्टेट. ठीक है. इस तरीके से वो आपको कोई और रिस्ट्रिक्शन भी दे सकता है, कोई और कंडीशन भी दे सकता है. ठीक है. तो बच्चों इस केस में हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा? अब ये तो है नहीं कि हम यहाँ पर 10 पार्टिकल्स को इसमें फिल करके रखेंगे. ठीक है. 10 पार्टिकल्स तो वैसे भी नहीं आएंगे. वन तो नहीं आ सकते ना, एक में तो आने ही पड़ेंगे. ठीक है. तो बच्चों उस केस में हम क्या करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा W is equal to m factorial over m minus n factorial. ठीक है. m minus n factorial. मैं कोई यहाँ पर आपको ये नहीं कह रही हूँ ये कॉम्बिनेशन है, ये फॉर्मेटेशन है. सिंपल आप ये रखिए W is equal to m factorial over m minus n factorial. ओके. यहाँ पर हमारे पास देखो अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं ए वाले आंसर से. ठीक है. ए वाले केस में क्योंकि हमने यहाँ पर क्या बनाई है? पॉसिबल ओरिएंटेशंस बनाई है. ठीक है. तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चों? वेरीफाई कर रहे हैं हमारे रिजल्ट को. तो देखो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर n की वैल्यू कितनी थी? 3 थी. n की वैल्यू कितनी थी बच्चों? 2. तो हमने यहाँ पर क्या रखा? 3 minus 2 फैक्टोरियल. तो ये आ गया 3 फैक्टोरियल, ये आ गया 1 फैक्टोरियल. और 3 फैक्टोरियल को हम कैसे ओपन करते हैं? 3 into 2 into 1 फैक्टोरियल और ये 1 फैक्टोरियल. ठीक है. तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया बच्चों हमारे पास? 6. और इस केस में भी हमारे पास आंसर कितना आया था? 6. ठीक है. आई होप सो आपको ये जो सेकंड हमारे पास कंडीशन है ये आपको समझ में आई होगी. ठीक है. तो बच्चों हम क्या कर रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ W. अभी तक हमने 2 केस स्टडी किए हैं. फर्स्ट केस व्हेन नो रिस्ट्रिक्शन इज गिवन एंड सेकंड केस व्हेन रिस्ट्रिक्शन इज गिवन. ओके. ठीक है. उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट केस आता है और नेक्स्ट केस में क्या होगा बच्चों? ठीक है. ऑक्यूपेंसी नंबर गिवन होता है. ठीक है. एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है. ठीक है. इसी में हम 2 टाइप स्टडी करेंगे. ठीक है. 3 टाइप्स बल्कि जिसमें हमें ऑक्यूपेंसी नंबर बनाना होता है. अभी 1 बाय 1 स्टडी करेंगे. अब देखो बच्चों हमारे पास ठीक है यहाँ पर अब थर्ड केस क्या आएगा? थर्ड केस बच्चों हमारे पास है व्हेन ऑक्यूपेंसी नंबर, व्हेन इसको ऑक्यूपेशन नंबर भी बोलते हैं. ठीक है. और ऑक्यूपेंसी भी बोलते हैं. सॉरी. ठीक है. ऑक्यूपेशन नंबर और ऑक्यूपेंसी इज गिवन. ऑक्यूपेंसी इज गिवन. इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो ये ऑक्यूपेशन नंबर लिखा है या फिर बच्चों हमारे पास क्या लिखा है? ऑक्यूपेंसी हमारे पास इसको लिखा है कि भाई ऑक्यूपेशन नंबर क्या होता है हमारे पास? ऑक्यूपेंसी कि भाई जितने पार्टिकल्स, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ गिवन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्यूपेंसी नंबर. ठीक है. तो यहाँ पर आप इसको लिख भी सकते हो भाई. ठीक है. नंबर ऑफ पार्टिकल्स present in a particular state, present in a
पर्टिकुलर स्टेट और पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, ठीक है, एनर्जी लेवल इज कॉल्ड ऑक्यूपेंसी और ऑक्यूपेशन नंबर। ओके, अब बच्चों यहाँ पर किस तरीके की रिस्ट्रिक्शन मतलब इस तरीके से वहां पर एक ऑक्यूपेशन नंबर मतलब की ऑक्यूपेंसी आपको गिवन होगी। फॉर एग्जांपल आपको दे दिया हमारे पास m इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है 3 है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बच्चों कितने हैं 6 है, ठीक है, और जो हमारे पास ऑक्यूपेशन नंबर है, ठीक है, ऑक्यूपेशन नंबर है दैट इज वो ऐसे करली ब्रैकेट में से गिवन है 3, 2, 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक एनर्जी लेवल में 3 पार्टिकल है, एक एनर्जी लेवल में 2 पार्टिकल है और एक एनर्जी लेवल में बच्चों 1 पार्टिकल है, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पर समझने के लिए हमने क्या बनाया, इस 6 पार्टिकल्स को मैंने ऐसे बना लिया, एक बच्चों सर्कल बनाना है, एक डार्क बनाना है डार्क पार्टिकल, एक मैंने ऐसे ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, ट्रायंगल नहीं लेते, चलो लाइंस के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, ठीक है, अदरवाइज इस तरीके से एक रेड एक ब्लैक आप इस तरीके से पार्टिकल्स बना सकते हो। एक हमने इस तरीके से ले लिया, यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन है, इस पार्टिकल में 2 वर्टिकल्स लाइन है, इस पार्टिकल में 1 हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसमें बच्चों 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो कितने हो गए हमारे पास, ये 6 पार्टिकल्स हो गए, क्योंकि हम इसका कौन सा केस स्टडी कर रहे हैं, हम केस स्टडी कर रहे हैं बच्चों डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल का। ओके, अब चलो ठीक है हम इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों देखो हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, ठीक है, इस तरीके से हमने क्या स्टडी किया कि एक में ना 3 पार्टिकल होने चाहिए, तो मैंने पहले फर्स्ट 3 ये उठा लिए, ठीक है, तो दिस वन, ओके, लाइक दिस। फिर इसके बाद कह रहे कि एक स्टेट में 2 पार्टिकल होने चाहिए, तो ये 2 पार्टिकल्स बच्चों मैंने इस तरीके से बना लिए हैं, ठीक है, ये दोनों पार्टिकल्स मैं यहाँ पर बना रही हूँ जिनमें हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, कोई भी पार्टिकल कहीं पे भी आ सकता है ना, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा इन 3 का ही ग्रुप रहेगा, ठीक है, हो सकता है एक आपके पास ये सर्कल वाला पार्टिकल, एक डार्क वाला, एक हॉरिजॉन्टल लाइन वाला पार्टिकल हो सकता है, ठीक है, मतलब कोई भी पॉसिबिलिटी आप किन्हीं भी 3 पार्टिकल का एक ग्रुप ले सकते हो। अब यहाँ पर एक इस तरीके से हो सकता है ये तीनों पार्टिकल यहाँ पर हो, ठीक है, ये तीनों पार्टिकल्स हमारे कहाँ पर हो, यहाँ पर हो, ठीक है। नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हम ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन वाले होंगे, यहाँ पर हमारे पास ये होगा, तो ये पॉसिबिलिटी बन गई। ऐसे ही हमारे पास इस तरीके से भी हम इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास डार्क वाला पार्टिकल लाइक दिस और ये हमारे पास यहाँ पर आ गया और ये हमारे पास बच्चों यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हमारे पास कितने नंबर ऑफ वेज बन सकते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ वेज बन सकते हैं। क्यों, एक तो हम इस तरीके से अरेंज करें, दूसरा फिर हमने ग्रुपिंग भी अलग अलग ले ली। अब हमने इन 3 पार्टिकल्स को ना लेकर के हमने इस पार्टिकल को इसको और इसको ले लिया, तो देखो इस तरीके से हमारे पास कितने पॉसिबल वेज बन जाएंगे, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम सभी को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, और ओरिएंटेशन लाएंगे कि ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब क्या तरीका है कि हम W की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास W इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर, यहाँ पर मैंने क्या लिखा पाई ni फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, ये पाई क्या है, ठीक है, हम क्या लिखते हैं बच्चों यूजुअली समेशन लिखते हैं ना, जैसे इस तरीके से समेशन, ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं समेशन ऑफ ni, i की वैल्यू क्या है, ठीक है, i की वैल्यू 10 है सपोज करो, ठीक है, 1 to 10, i इज इक्वल टू 1 to 10, तो हम क्या लिखते हैं भाई n1 प्लस n2 प्लस n3 और फिर क्या लिख देते हैं बच्चों n10 लास्ट में, ठीक है। अब इस केस में क्या है बच्चों, समेशन की बजाय पाई है, पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट, पाई का मतलब क्या होता है बच्चों प्रोडक्ट, ठीक है, पाई और यहाँ पर क्या है सपोज करो i की वैल्यू मैंने लिखी 1 to 10, ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारे पास पाई ni हमने लिखा है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे n1 मल्टीप्लाई n2 मल्टीप्लाई n3 एंड सो ऑन अप टू n10, ठीक है। तो यहाँ पर पाई का मतलब क्या है, यहाँ पर उसमें क्या आ जाएगा इस तरीके से n10। अब बच्चा यहाँ पर ठीक है इसको सिंप्लीफाई करके लिख रही हूँ मैं, यहाँ पर कैसे लिखेंगे, ये हो गया n फैक्टोरियल, ठीक है। इससे भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि हमें यहाँ पर ये चीज लगे कि ये चीज हम कैसे लिखेंगे। देखो बच्चों जो हमारे पास ऑक्यूपेंसी नंबर है ना, जो हमारे पास क्या है ऑक्यूपेंसी नंबर है,
ठीक है। तो आप यहाँ पर उसका फैक्टोरियल लिख दो, ni फैक्टोरियल है ना, मतलब यहाँ पर क्या आएगा 3 फैक्टोरियल, पाई का मतलब प्रोडक्ट होता है, ठीक है, प्रोडक्ट इनटू 2 फैक्टोरियल। इस केस में यहाँ पर क्या लिखोगे बच्चों 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या लिखोगे 1 फैक्टोरियल, ठीक है। ये ऑक्यूपेंसी नंबर होते हैं। ni क्या है हमारे पास ऑक्यूपेंसी नंबर, और n कैपिटल N आपको पता ही है नंबर ऑफ पार्टिकल, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी इसको 6 फैक्टोरियल कर दूंगी, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर बच्चों ये 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, 2 इंटू 1 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास हमारे पास आंसर कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर 60 आंसर आ गया, ठीक है। हमारे पास कितना आंसर आ गया बच्चों, इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन कितनी आ गई है 60, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन। अब इसी में, ठीक है, इसी में क्या है बच्चों, अब यहाँ पर तो इस तरीके से ये ऑक्यूपेंसी नंबर आपको गिवन था, ठीक है। अगर बच्चों इसी के साथ एक और हमें ऑक्यूपेंसी गिवन हो, ऑक्यूपेशन नंबर गिवन हो, तब हमें W की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अब बच्चों हमने नेक्स्ट इसी में है बच्चों ये, ठीक है, कोई इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं है, नेक्स्ट टाइप नहीं है, सॉरी, यहाँ पर देखो इसी में बच्चों हमने यहाँ पर क्या कंसीडर किया, वही सेम m इज इक्वल टू 3 n इज इक्वल टू 6, ठीक है। बट नाउ ऑक्यूपेंसी नंबर, ठीक है, ऑक्यूपेशन नंबर इज, ठीक है, 3 2 1, बिल्कुल ये सेम जो हमने पहले प्रीवियस केस हमने स्टडी किया है, बिल्कुल सेम है। और इसके साथ ही बच्चों एक और हमें यहाँ पर ऑक्यूपेशन नंबर गिवन है, लाइक दिस 2 2 2, ठीक है। अब बच्चों इसका मतलब ये नहीं है कि भाई एक हमारे पास एक स्टेट में 2 पार्टिकल्स, फिर सेकंड में भी 2 पार्टिकल्स और थर्ड में भी 2 पार्टिकल्स, कि सभी में 2 2 पार्टिकल्स इस एक पॉसिबल केस बनेगा, नो, क्योंकि वो जो 2 का पेयर है, ठीक है, जैसे हमने 2 के हमने पेयर बनाए फॉर एग्जांपल ये वाले, ठीक है, तो वो 2 पेयर चेंज भी तो हो सकते हैं ना, मतलब हो सकता है आपकी बार क्या आ जाए, एक ये हो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन वाला, एक वर्टिकल लाइन वाला हो, ठीक है, एक हमारे पास डार्क हो, एक हमारे पास क्या हो हॉरिजॉन्टल लाइन वाला। तो इस तरीके से क्या बन सकते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज बन सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर इसका आंसर 1 नहीं होगा, तो इसको भी आपको इसी तरीके से कैलकुलेट करना है जो हमने पहले वाला फॉर्मूला लिखा है। क्या लिखा था बच्चों, n फैक्टोरियल कितना है 6, n की वैल्यू 6, और यहाँ पर लिख दो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। अब बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का साइन, ठीक है, नॉट मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, राइट। आप इन्हें कैलकुलेट करो, इसका आंसर हमने कैलकुलेट कर लिया था पहले, कितना आया था 60 आया था, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो 6 इंटू 5 इंटू 4 3 इंटू 2 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 ही आता है बच्चों, 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ पर 2 3 जा 6, यहाँ पर 2 2 जा 4, तो कितना आ गया 3 5 जा 15, ठीक है, 30 90, ठीक है। तो हमारे पास आ गए बच्चों 60 प्लस 90, तो आंसर इज 150, ओके। तो इस केस में जब हमें ऑक्यूपेंसी गिवन होती है तब हम W की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।